प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 11th एग्रीकल्चर के छात्रों को विषय पशुपालन के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है प्रारंभिक अध्ययन, इसके भाग 2 के बारे में बताऊंगा आपको। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की। यह वो केंद्र हैं जहाँ पर पशुओं से संबंधित अनुसंधान किए जाते हैं एवं उनसे कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, इस बारे में भी कई रिसर्च किए जाते हैं। तो ये प्रमुख संस्थान देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। एग्ज़ाम में इनसे संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम में आपके ये भी आ सकता है कि IVRI का फुल फॉर्म क्या है। जैसे आप 1 नंबर पे देख रहे हैं, शुरू में लिखा हुआ है IVRI, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हिंदी में दिया हो तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और यदि पूछ लिया जाए ये कहाँ पर स्थित है, तो ये 3 जगह दी हुई हैं। एक तो इज्जत नगर, जो कि बरेली ज़िले में है, और इज्जत नगर ना दे के कभी बरेली दिया हो तो बरेली भी हो सकता है। और ये दोनों उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर हैं। जो ब्रैकेट हैं वो सभी राज्य दिए हुए हैं कि इन राज्यों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यदि मान लो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आए, वैसे इंग्लिश में नहीं आता, फिर भी कभी आ जाए तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन से भारतीय, वी से पशु चिकित्सा, वेटनरी, वी फॉर वेटनरी, वेटनरी होता है पशु चिकित्सा, आर से रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह इज्जत नगर बरेली में स्थित है। और कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसी तरह आगे के देखते हैं। आगे दिया हुआ है 2nd नंबर पर IARI, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या हिंदी में बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, सॉरी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे स्थित है? पूसा में, जो कि नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? करनाल में है, और करनाल हरियाणा के अंतर्गत, ठीक है। आगे चौथा CGRI, CGRI इसका फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल गॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बात करें तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। यह मखदूम जगह है, छोटी जगह, वहाँ पर यह संस्थान है जो फरह मथुरा में आता है, और यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है। आगे है CSWRI, CSWRI इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है सेंट्रल सीप्स एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अविकानगर छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। छठा देखें CIRB इसका फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। यह कहाँ पे है? ये हिसार हरियाणा में स्थित है, ठीक है। अगला देखें 7वां, जो कि एग्रीकल्चर की जो बच्चे मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह कृषि से जो कृषि यूनिवर्सिटी है ना, एग्रीकल्चर कॉलेज की जो विश्वविद्यालय है, उसका शॉर्ट फॉर्म है JNKVV। इसका फुल फॉर्म हुआ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। ये जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश। ये है मध्य प्रदेश की सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो 1964 में खोली गई थी, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी आता है कि मध्य प्रदेश की पहली जो यूनिवर्सिटी है वो
एग्रीकल्चर की कहाँ पे स्थित है या कहाँ पे है, उसका नाम क्या है? तो नाम है उसका JNKVB, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, स्थापना 1964 में हुई थी इसकी। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे कि भारत में चारे की कमी के कारण। अच्छा, इसकी जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी मैं पहले एक वीडियो तैयार कर चुका हूँ, उसमें देख लिया होगा। उसके आगे का जो है वो इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं इसका। तो इसमें अगला पॉइंट आता है चैप्टर में, भारत में चारे की कमी के कारण, कि भारत में चारे की क्यों कमी है। तो इसके कई कारण हैं। पहला है पशुओं की संख्या अधिक होना। भारत में चूँकि पशु बहुत अधिक मात्रा में हैं, जितना उनके चारे इसके अनुपात में चारे की कमी है। पशुओं की इतनी जनसंख्या है कि उन्हें चारा कम पड़ जाता है। ठीक है, आगे की बात करें सेकंड पॉइंट की, प्रति पशु उपजाऊ भूमि कम होना। तो जो पशुओं को बताया, पशुओं की संख्या अधिक है जिसके कारण चारे की कमी रहती है, बहुत अधिक है। अब यदि तुलना की जाए सेकंड पॉइंट में कि पशु इतने हैं कि उनके लिए प्रति पशु उपजाऊ ज़मीन कम है, यदि उन्हें चारा भी उगाया जाए तो भी उनके हिसाब से यह ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन कम पड़ जाएगी, है ना। आगे का पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट देखें, सीमित सिंचाई के साधन। भारत में चूँकि सिंचाई की व्यवस्था कम है, सिंचित ज़मीन कम है, तो इसलिए भी पशुओं को चारे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फसल लेने में पानी की आवश्यकता पड़ती है और पानी की कमी होने के कारण चारे किसान उगा नहीं पाता, क्योंकि उसे दूसरी फसल भी लेना है ना। और दूसरी फसल लेता है जिसके कारण वो चारे की फसल नहीं ले पाता, और पानी की भी कमी है, सिंचाई की सीमित साधन है। चौथा पॉइंट देखें, निर्धनता। तो निर्धनता भी एक बहुत बड़ा कारक है। हमने देखा है कि भारत में जो पशुपालक हैं वो काफ़ी गरीब हैं। वह चारे की फसल लेने की तुलना में उसकी जगह जो अधिक आय वाली या अधिक कीमती फसल है उसको लेता है, ताकि उसे मार्केट में बेचकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। क्योंकि चारे की फसल बहुत सस्ती होती है, जिससे उसे इनकम नहीं हो सकती, सही कीमत उसे नहीं मिल पाती, इसलिए वो कोशिश करता है कि चारे की जगह दूसरी फसल को ले ले। जैसे अगले 5वें पॉइंट में बात की गई है, अनाज की फसलें उगाने के लिए बाध्य होना। तो कई ऐसी परिस्थितियां जो मैं बात कर चुका हूँ अभी पिछले पॉइंट में, जैसे निर्धनता है और भी अन्य परिस्थितियां हैं, जिनके कारण कृषक को अनजाने में भी जो अनाज वाली फसलें हैं या अन्य शीघ्र तैयार होने वाली फसलों को ही उगाने के लिए वो बाध्य होता है। अतः पशुओं के चारे उगाने के लिए बहुत ही कम उपजाऊ भूमि कृषक के पास रहती है, क्योंकि जो अधिक उपजाऊ ज़मीन है उस पर तो वो स्वाभाविक है अनाज वाली फसल लेगा, क्योंकि उसे अपने घर की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना है। तो इसलिए कुछ ये कारण हैं जिसके कारण भारत में चारे की कमी है। एक बार और देखें, पहला पॉइंट पशुओं की अधिक संख्या होना, दूसरा है प्रति पशु उपजाऊ भूमि कम होना, तीसरा पॉइंट सीमित सिंचाई के साधन है, चौथा है किसान का निर्धनता, और पांचवा है अनाज वाली फसलें उगाने के लिए बाध्य होना। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे चारे की समस्या का हल। तो ये जो भारत में चारे की समस्या है, इसको कैसे हल किया जा सकता है।
तो इसका पहला पॉइंट है साइलेज एवं हे बनाने को प्रोत्साहन। अब आप सोचेंगे ये साइलेज क्या होता है और हे क्या है, तो मैं आपको बता दूं, साइलेज एवं हे चारा संरक्षण की विधियां हैं। चारा संरक्षण मतलब ऐसे समय में चारे को सुरक्षित रखना, इकट्ठा करके रखना, ताकि जब चारे की कमी हो तो उस समय जो संरक्षित चारा है उसे निकालकर पशुओं को खिला सकें। जैसे मैं बात करूं कि भारत में सबसे ज़्यादा चारा होता है बारिश में, कहीं भी स्वतः ही उगाता है, क्योंकि किसान तो स्वयं उगाता नहीं है। पिछले अपन ने बात की थी पिछले में पॉइंटों में कि चारे की समस्या, भारत में चारे की कमी के कारण उसमें कि किसान स्वयं उगाता नहीं है चारे को, लेकिन बारिश में हर जगह चारा बहुत उगाता है, तो उस समय संरक्षित करके रख सकता है, ताकि गर्मियों में जब सिंचाई की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो उस समय साइलेज एवं हे ये चारा संरक्षण की विधि है। तो ये जो बनाया गया चारा रहता है, उस समय जब चारे की कमी होती है तो उस समय अपन इनको पशुओं को खिला सकते हैं। ठीक है, साइलेज और हे की हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो आप इतना ही समझें कि साइलेज और हे चारा संरक्षण की विधियाँ। साइलेज में ये होता है कि चारे को गीली और रसीली अवस्था में ही संरक्षित करके रखा जाता है, और हे ऐसा होता है इसमें चारे को सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसे काफ़ी समय तक आप संरक्षित करके रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आम का सीज़न आता है उस समय कच्ची कैरी रहती है, तो अपन लोग घर पे क्या करते हैं, अचार बना लेते हैं। उस समय ज़्यादा आम रहता है, सस्ता भी रहता है, तो अचार बना लिया और उसका उपयोग अपन साल भर करते हैं। इसी तरह पशुओं को ये जो साइलेज और हे हैं ये भी चारा संरक्षण की विधि हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो जब चारे की अधिकता होती है तो उसको संरक्षित करके लिए रख दिया जाता है। जैसे अपन ने कैरी का नाम क्या रख दिया, अचार, वैसे ही चारे के ये नाम है साइलेज और हे, इनको संरक्षित करके रखा जाता है। और उपयोग कब किया जाता है, जब चारे की कमी होती है। तो यह भी चारे की समस्या का हल हो सकता है कि जब चारे की अधिकता हो तो उस समय साइलेज एवं हे बनाकर हम चारे को संरक्षित कर सकते हैं। किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए इन्हें बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट है वन क्षेत्रों में घासों का संग्रह। तो जो गांव के आसपास के क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में घासों के बीज, जो चारे या घास हैं, इनके बीजों को छिड़कवा देना चाहिए, डलवा देना चाहिए, ताकि बारिश में या ऐसे समय में इस वन क्षेत्र का उपयोग हो सके और वहाँ पर बड़े पैमाने पर घासें उगाई जा सकें, ताकि उन्हें काट कर, जैसे बारिश में छिड़क दिया और काफ़ी चारा हो गया, तो वहाँ से काट कर सुखा के रख सकते हैं, साइलेज के रूप में रख सकते हैं, या वहाँ पशुओं को चारागाह के रूप में उस क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो खाली, एक तरह से देखा जाए, जो खाली क्षेत्र रहते हैं, वन क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पर घासों को उगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है तेली खली का प्रयोग। तो खली क्या होता, तेली खली, तेली खली वो प्रोडक्ट है, वो उत्पाद है, इसमें कोई भी जो फसल रहती है, जैसे आप उदाहरण लें सरसों है, सरसों का तेल निकाल लिया, तेल निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है वो क्या कहलाता है, खली कहलाता है ना। जैसे मूंगफली है, मूंगफली में से तेल निकाल लिया, जो बाई प्रोडक्ट बचा वो क्या हो गया, खली हो गया। तो इस पॉइंट में के अंतर्गत यह आता है कि जो तेली खली हैं, है ना, इनका प्रयोग पशुओं को खाद्य के रूप में करना चाहिए, और किसान करता ही। लेकिन जहाँ पे पशु नहीं पाले जाते या नहीं होते, वहाँ पे किसान क्या करता है, इनका उपयोग खाद के रूप में कर देता है। तो खाद में प्रयोग ना करके पशुओं को भोजन या आहार के रूप में इन खलियों का प्रयोग करना चाहिए। आगे हम चौथे पॉइंट की बात करें, मिश्रित कृषि का प्रचलन। मिश्रित कृषि क्या होता है? मिश्रित कृषि
में यह है कि आप जो अनाज वाली फसलें ले रहे हैं उसके साथ में चारे वाली फसलों को भी लगाना चाहिए। जैसे अभी किसान सिर्फ अनाज वाली फसलें लेता है, लेकिन मिश्रित खेती में क्या होता है, उसे ऐसी फसलों का भी अपने फसल चक्र में समावेश करना चाहिए जो चारे वाली हों, ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सके, साथ में पशुओं की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके, मतलब पशुओं को चारा प्राप्त हो सके। ठीक है। अगला पॉइंट है चारे के अन्य विकल्पों का प्रयोग करना। चारे के अन्य विकल्पों का प्रयोग से मतलब ये है, जैसे आपके पास चारा या घास की कमी है, तो ऐसे समय में पशुओं को, जैसे बेर होता, बेर का पेड़, बेरी है ना, शीशम है, बबूल है, नीम का पेड़, ऐसे कई और भी पेड़ हैं, तो इनकी पत्तियों को पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करना चाहिए, है ना। क्योंकि पेड़ तो हमेशा लगते हैं, फूलते हैं। आम का पेड़ है, पीपल है, बबूल है, तो इनकी उस समय काट कर पशुओं को चारे के रूप में इनका उपयोग करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिससे हम चारे की समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं की, है ना, कि फार्म पर कौन कौन से पशु पाले जाते हैं और वो किस उद्देश्य से पाले जाते हैं। तो इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं का वर्गीकरण कीजिए। तो फार्म पर जो पशु पाले जाते हैं उसे 6 भागों में बांट दिया है। नंबर 1, दुधारू पशु, है ना। दुधारू पशु जो दूध देने वाले पशु होते हैं उन्हें दुधारू पशु कहा जाता है। दूसरा है मांस के लिए उपयुक्त पशु, है ना, वो पशु जो मांस के लिए पाले जाते हैं। मैं उदाहरण भी बता दूं, जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं दुधारू पशु, उसके नीचे एरो लगा हुआ है, गाय, भैंस और बकरी। मतलब दूध के लिए जो पशु पाले जाते हैं वो गाय, भैंस और बकरी हैं। दूसरा है मांस के लिए उपयुक्त पशु, मतलब ऐसे पशु जो मांस के लिए पाले जा रहे हैं, बकरी, भेड़, भैंसा और मुर्गी। इनको प्रायः मांस के लिए ही पाला जाता है। चर्म व फर के लिए उपयुक्त पशु, तो ऐसे पशु जो चमड़े, है ना, चर्म के लिए पाले जाते हैं, अपने चमड़े के लिए, फर या उनके ऊन या बालों के लिए पाले जाते हैं। तो भेड़ और बकरी, इनको चर्म एवं फर के लिए पाला जाता है ना। चौथा है अंडों के लिए, तो जितने भी पक्षी हैं वो सभी जैसे अधिकांश अंडों के लिए तो मुर्गी और बतख का ही यूज़ किया जाता है ना। पांचवा है बोझ ढुलाई के लिए उपयुक्त पशु, तो ऐसे पशु जो बोझ ढोने का कार्य करते हैं, जैसे बैल है, भैंसा है, इनका बोझ के लिए, बोझ ढुलाई के लिए पाला जाता है। देखा होगा आपने पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, बोझ इन पे सामान भर दिया जाता है और इनका उपयोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। यातायात के लिए उपयुक्त, है ना। यातायात मतलब इस पे यातायात में होता है मनुष्य बैठ कर जाता है, जैसे घोड़ा है, ऊँट है, तो इन पे बोझ, ये बोझ के लिए भी पाले जा सकते हैं, इन पे बोझ रख के, लेकिन इनका उपयोग यातायात में भी किया जाता है ना। पहाड़ी क्षेत्रों पे जहाँ बस या ऐसी चीज़ नहीं चल सकते, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ घोड़ा और ऊँट, जैसे रेगिस्तान में ऊँट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यह इसका वर्गीकरण हो गया कि फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं का वर्गीकरण लिखिए, तो उसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण भी दिए हुए इनके। अब हम आगे बात करेंगे कि फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं से लाभ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकांशतः क्वेश्चन आता रहता है ये, कि फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं से कौन कौन से लाभ हैं। तो देखें, कई लाभ हैं, जिनमें नंबर 1 है
फार्म के उत्पाद का अधिकाधिक सदुपयोग। फार्म के उत्पाद, फार्म मतलब खेत, है ना। फार्म पर पाले जाने पशुओं से मतलब खेत पे जो पशु पाले जाए। तो आपने देखा होगा खेत पे कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, है ना। जैसे सब्जियों की मान लें या कुछ भी है फार्म पर। तो जो मेन फसल है, मान लें कि गेहूँ लगाया गया है ना। तो गेहूँ में अनाज अपने लिए उपयोग में आ जाएगा, और जो भूसा बचता है वो किसके काम में आ जाएगा? पशुओं के काम में आ जाएगा। इसी तरह यदि सब्जियों की खेती हो रही है, तो सब्जियों में से जो फल निकाल लिया जाता है, जैसे, है ना। तो जो सब्जी खराब हो गई है या सड़ गई है ना, तो वो पशुओं को दे दी जाती है। तो फार्म पर ऐसे कई उत्पाद रहते हैं जिनका, जैसे फसल के बीच में चारा उगाता है, तो चारे की निदाई करके अपन पशुओं को खिला सकते हैं। तो फार्म के उत्पाद, फार्म पे जो भी बाई प्रोडक्ट निकलता है ना, उनका अधिकाधिक सदुपयोग हो जाता है। यदि पशु नहीं होंगे तो क्या होगा? ये भी चीज़ें बेकार चली जाएंगी। तो उनका उपयोग काय में हो जाएगा? पशुओं के लिए हो जाएगा। दूसरा है पशुओं के लिए सस्ता तथा अच्छा चारा ताजे रूप में वर्ष भर उपलब्ध रहता है। फार्म है, फार्म पर अपन पशुओं के लिए चारा उगा सकते हैं, तो वहीं वर्ष भर पशुओं को काट काट कर खिला सकते हैं, जिससे खरीदना नहीं पड़ता और सस्ता भी रहता है खरीदने की अपेक्षा। और साल भर उनको अपन हरा एवं ताज़ा चारा खिला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, चूँकि पशु अन्य पशुओं से अलग पाले जाते हैं, अतः पशुओं में संक्रमण से फैलने वाली बीमारी कम होती हैं। जैसे कि फार्म पर आप पशुओं को पाल रहे हैं, अपने पशु, तो इन्हें बाहर छोड़ते नहीं हैं किसान, वहीं हैं खेत में ही घूम लिया और वहीं बांध, मतलब ये दूसरे पशुओं से एकदम अलग रहते हैं, जिससे जो संक्रमण वाली दूसरे पशुओं को बीमारी होती हैं वो अपने पशु में या जो फार्म पर पशु पाले जा रहे हैं उनमें उनसे बचाया जा सकता है, बीमारियों से अपने पशुओं को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरे पशुओं से अलग पाले जा रहे हैं, तो इन्हें संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। चौथा है, मिश्रित खेती के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मिश्रित खेती के लिए मतलब, मिश्रित खेती वो होती है जिसमें पशुओं को क्या फसल उत्पादन के साथ, जैसे किसान फसल तो ले ही रहा है, उसके साथ में पशुओं को भी पाल रहा है, तो खेती करना प्लस पशुओं को पालना, ये होता है मिश्रित खेती। मिक्स कर दिया है, फसलों को एवं पशुओं को मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मिश्रित खेती, तो इसको भी प्रोत्साहन मिलता है। पांचवा पॉइंट है, पशुओं के मल त्याग से बनी जैविक खाद, जो कि कृषि के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, आसानी से प्राप्त हो जाती है। जैसे फार्म पर पशु पाले जा रहे हैं, उनके मल त्याग, पशुओं के मल को क्या कहते हैं? गोबर। तो गोबर से बनी हुई जो खाद तैयार हो जाती है वो अपन खेत पर छिड़क सकते हैं। मतलब ये समझें कि फार्म पर जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो अपन पशुओं को खिलाते हैं, और पशुओं से जो गोबर प्राप्त हो रहा है उसे हम खेत पर छिड़क कर खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है छठा, दुग्ध उत्पादन में दैनिक लागत कम आती है। जैसे दुग्ध उत्पादन प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें दैनिक लागत भी कम आती है। लागत कम कैसे आती है? क्योंकि जो भी उत्पाद है फार्म का, वो हमें एक तरह से कम पैसे में मिल रहा है, या बात करें जो खरपतवार है चारे के रूप में, तो उसे उखाड़ के हम क्या करते, यदि पशु नहीं होते तो उसे फेंक देते, बेकार चला जाता। तो अब हम उसे निकाल के पशुओं को खिला रहे हैं, जिसके लिए हमें अलग से कोई उनके आहार के लिए व्यय नहीं करना पड़ता। तो कह सकते हैं हम कि जो दुग्ध उत्पादन है इसमें दैनिक लागत कम आ रही, लागत कम आती है और हमें दुग्ध उत्पाद मिल जाता है। ठीक है, सातवां पॉइंट है, नियमित आमदनी होने से कृषि कार्य सुगमता से होते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखें कि किसान जब फसल लगाता है तो उसे
आय कब प्राप्त होती है? लगभग 3 से 4 महीने में, क्योंकि फसल आएगी, कटाई होगी, वो मंडी में बेचेगा तब मिलेगी। लेकिन यहाँ दूध क्या हो रहा है, डेली उत्पादन हो रहा है उसका, डेली उसकी बिक्री हो रही है, जिसके कारण उसे आय भी डेली हो रही है ना, उसे आमदनी रोज़ मिल जाती है। तो इससे उसका घर भी चल जाता है, और उसके कृषि कार्य में यदि कोई वस्तु खरीदना है तो उसके लिए भी उसे आय प्राप्त हो जाती है। 8वां पॉइंट है, कई पशुओं के मांस का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे हमने देखा कि पशुओं को मांस के लिए भी पाला जाता है ना, मुर्गी है, बकरी है, तो इसे पाल करके भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे दुग्ध उत्पाद, गाय भैंस, ये दुग्ध के लिए पालते हैं। जैसे मांस के लिए आप कोई पाल रहे हैं तो भोजन के रूप में उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे है 9वां पॉइंट, बोझा ढोने एवं अन्य कृषि कार्यों के लिए भी पशु उपलब्ध रहते हैं। जैसे बोझा ढोने के लिए भी, या कृषि कार्य में ये बैल वगैरह आप इनको भी पालते हैं, तो ये कृषि कार्य में काफ़ी सहायक होते हैं। ठीक है, और यदि एक और पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है, आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं मन से कि इसमें पशुओं को लिखा ही है कि पशुओं को ताज़ा एवं हरा चारा तो मिलता ही है, लेकिन यदि किसान की बात करें तो किसान को भी शुद्ध एवं ताज़ा, चाहे वो दूध की बात हो तो दूध प्राप्त होता है, दुग्ध उत्पाद प्राप्त होते हैं, मांस की बात हो तो भी आहार के रूप में उसे मांस भी ताज़ा एवं अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो पशुओं के लिए फार्म के उत्पाद ताज़े हरी अवस्था में मिलते हैं, और किसान के लिए पशुओं का जो दूध है वो भी ताज़ा एवं शुद्ध प्राप्त होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।